चलिए स्टार्ट करेंगे। 51 सेक्शन नंबर 51 विद द कंपैरिजन टेबल विद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दोनों टेबल्स को साथ में चला रहे हैं। 50 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 51। स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? सेक्शन 9 सेक्शन 54 और 57 देख करके बोले थे मुझे। बोला था पर पता नहीं सबने देखा है कि नहीं देखा है। 50 गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 विथ सीआरपीसी 54A के साथ मैंने बोला था आप देख के आना। यस मैम। सब देख के भी आए रहेंगे। बोला था मैम। नहीं आज का सवाल क्या है ग्रुप तय कि आप पूछ रहे हैं लेकिन दूसरों ने पढ़ा भी नहीं होगा कि मैं जो बोल रही हूँ। नहीं पढ़ते हैं मैडम। चलो 61 पे आ जाओ। सेक्शन Yes, ma'am. 61 फॉर्म्स ऑफ समन्स के बारे में क्या बोल रहा है? समन्स का फॉर्म कैसे रहता है? डुप्लीकेट कॉपी जो होती है उसका क्या रहता है? अब वो डिजिटल फॉर्मेट में जाएगा एंड दैट विल बी सिग्नेचर जो होगी वो भी डिजिटल में ही होगी। अब फॉर्म ऑफ समन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आप सेक्शन नंबर 63 में पढ़ रहे हो। उसी सेक्शन को आप सीआरपीसी में आप सेक्शन नंबर 61 में पढ़ते थे। फॉर्म्स ऑफ समन्स के अंदर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स जो होता है, यानी कि जो भी समन्स का कॉपी होगा वो जैसे हाई कोर्ट आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देती है आप वैसे बनाते हो, और उसमें सील जो होता है वो कोर्ट का होता है जहां से वो सम्मन सर्विस होता है। ठीक है। 62 बोलता है सम्मन्स हाउस सर्व। 62 में आप इसको अगर आप इसमें देखोगे तो पब्लिक सर्वेंट का बात लिखा है, और पब्लिक सर्वेंट को आप सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी में पढ़ते हो। ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर या तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए होते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो जाके पर्सनली उस पर्सन पे सम्मन सर्विस करके आता है और डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में लेके आता है। और वो डुप्लीकेट कॉपी एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि दैट इज ऑल्सो रेड इन एविडेंस, क्योंकि क्या होता है कि वो डुप्लीकेट कॉपी इसलिए सर्विस करवाई जाती है, उसका रीजन ये होता है कि सम्मन सर्विस हुआ है और डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में आती है जिसमें डुप्लीकेट कॉपी पे उस पर्सन की सिग्नेचर होती है जिसने सम्मन्स को रिसीव किया होता है। ठीक है। ये है आपका 62 और 64। ठीक है। सीआरपीसी का 62 और बीएनएसएस का 64। और अब देखो सर्विस ऑफ समन्स और कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कॉर्पोरेट सोसाइटी और बॉडीज का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो होता है, जैसे चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, वो बॉडी के अकॉर्डिंग वो सर्विस करवाया जाता है। तो किसी भी लोकल सेक्रेटरी या लोकल मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर, उससे वो लेटर भेजा जाता है और उसके रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उनको सर्विस करवाई जाती है। कॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि कॉर्पोरेशन मींस एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि एक सोसाइटी रजिस्टर्ड, यानी कि वो पढ़ा जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रोविजन में। तो क्वेश्चन यहाँ से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का बनेगा। ठीक है, ये भी बता रही हूँ आपको मैं। चलो नेक्स्ट कम्स 64। सर्विस व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर जो पर्सन जिसके ऊपर सर्विस की गई है अगर वो नहीं मिलता है तो किसी भी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो कि उसके साथ में रिसाइड करता है। ठीक है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड कर दिया है मेल फीमेल को, क्योंकि इन्होंने जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। और यहाँ पर सर्वेंट जो होगा, जैसे हम रामू काका जी कहते हैं, उन्हें वो फैमिली में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिमिलरली तो उस पर्सन पे किया जाएगा अडल्ट मेल मेंबर, बोलता है सीआरपीसी। भारतीय नागरिक सुरक्षा कहता है बोथ। ठीक है, मेल फीमेल की बात की जा रही है। ओके फाइन डन। ना 65 बोलता है प्रोसीजर व्हेन द सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड, यानी घर के बाहर चिपकाने का ऑर्डर। आप इसको मैं एक बात बता दूं कि ऑर्डर 5 रूल 20 से ये क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली तो यहाँ से नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन। ऑर्डर 5 रूल 20 यानी कि देखो क्या होता है ना, कि समझो आप घर पे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी चिपकाने के ऑर्डर को लेकर आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन देते हो, कोर्ट उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो समन्स की कॉपी उस अक्यूज के घर के बाहर लगा सकते हो, जिसे ऑस्पिशियस प्लेस कहा जाता है, कि आते जाते लोग तो क्या पूरी दुनिया देख सकती है कि इसके बाहर घर के बाहर तो समन्स लगा हुआ है, कोर्ट से इनका कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके क्लियर, वेरी सिंपल। ओके नाउ सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जब ये एक्टिव सर्विस में होता है किसी भी गवर्नमेंट के। ठीक है। एक्टिव सर्विस का मतलब क्या होता है, यानी कि सर्विस किया होता है, गवर्नमेंट के पास सर्विस करता हुआ होता है। और ऑर्डिनरी उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो हेड ऑफिस में दी जाती है, जिसे हम HOV कहते हैं।
ठीक है, और समन्स को सर्विस करवाया जाता है जैसे आप लोगों ने 62 में पढ़ा, और हमारा 62 यानी सीआरपीसी का 62, भारतीय नागरिक सुरक्षा का 64। ठीक है, वैसे आप सम्मन सर्विस करवाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जैसे करवाया जाता है ना। डुप्लीकेट कॉपी की करवाई जाती है, उसको सम्मन सर्विस कराया जाता है, कोर्ट में वो डुप्लीकेट कॉपी लाई जाती है। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है ना। सर्विस ऑफ समन्स जो कि कह रहा है आपको 67 आपको ये बोलता है कि जो भी आप सर्विस करते हैं, ठीक है, 67 आपको बोलते हैं आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो सीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बनता है। सेक्शन 28 और 29 का आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कोई भी कोर्ट अगर डिजायर करती है आउटसाइड द प्लेस ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन, जहां पर डुप्लीकेट, तो मैजिस्ट्रेट को भेजते हैं, और वो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, अपने इलाके के जुरिस्डिक्शन के अंदर उसको सर्विस करवाता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, नाउ फर्दर मूविंग टू सेक्शन, सॉरी, फर्दर मूविंग टू, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 68 की तरफ। प्रूफ ऑफ सर्विस इन केसेस व्हेन द सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अभी देखो, प्रूफ ऑफ सर्विस का मतलब होता है अगर सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, यानी कि जो बेलिफ होता है, कोर्ट का आदमी जो सर्विस करवा के आता है, उसकी क्या की जाती है, उससे एफिडेविट लिया जाता है, एफिडेविट के कोर्ट में उसको खड़ा किया जाता है, और आफ्टर विच उसकी एग्जामिनेशन होती है कि तू यहाँ पर कितने बजे गया था, कौन आजू बाजू के लोगों से सिग्नेचर वगैरह लेके आया है, वो सब तूने किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्ट उससे भी प्रूफ मांगती है जो कोर्ट का ही आदमी होता है। ठीक है, दैट इज 68 और 70 हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देन कम 69, सर्विस ऑफ समन्स विटनेस बाय पोस्ट। अभी विटनेस बाय पोस्ट में आपको ये बताया था कि समन्स जब जाता है तो पोस्ट के थ्रू जब विटनेस को भी बुलाया जाता है कि आ जाओ, और वो जो पोस्ट होगी वो जो सर्विस, जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की जो मैजिस्ट्रेट है उनकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही जाना चाहिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वरना आपका समन्स जो होगा वो बेच के भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। सेक्शन नंबर 70 कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट यानी वारंट की कॉपी दिखाई कर जाते हैं ना, है ना। देखो, वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट उस वारंट पे सिग्नेचर करता है और उस पे सील होना चाहिए कोर्ट का, अगर आपको चाहिए तो। जब तक जो ये रहता है कौन, एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब जब तक वारंट को कैंसिल नहीं करते हैं तब तक वो वारंट जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस में रहता है। मैं आपको एक और लॉ पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटनेस के एब्सेंस में क्या वारंट को, या फिर जो अक्यूज होता है उसके एब्सेंस में वारंट को कैंसिल करवाया जा सकता है क्या इस प्रोसीजर के अंदर। तो मैं कहूंगी यस, अगर एडवोकेट प्रेजेंट है बिफोर द कोर्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट वारंट कैन बी कैंसल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन द पावर ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन। ओके, समझ में आया? जी हाँ। चलो, 71 बोलता है पावर टू डायरेक्ट द सिक्योरिटी टू बी टेकन। अभी देखो, वारंट ऑफ अरेस्ट जब निकलता है तो एंडोर्समेंट होता है उस वारंट के ऊपर जो एग्जीक्यूट। देखो, अब आपका वारंट निकला, तो वारंट निकलने के बाद आप लोगों को गारंटर चाहिए जिसको हम श्योरिटी कहते हैं। श्योरिटी क्या करेगा, बॉन्ड देगा, बॉन्ड देगा कि मैं गारंटी रहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये एब्सेंट नहीं रहेगा। नहीं तो जो श्योरिटी है उसको भी इस दपोचे में ले दिया जाएगा, यानी उसके नाम का भी एक नोटिस निकाला जाता है। अगर अक्यूज एब्सेंट होता है तो उस बात का श्योरिटी का भी वारंट निकलता है कि आपने श्योरिटी दी थी, तो आपको अक्यूज को प्रेजेंट रखना पड़ेगा कोर्ट के सामने जब कोर्ट उसको बुलाती है। अगर आप नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट आपका भी वारंट निकालने के लिए फुल परमिसेबल है। इज इट ओके, क्लियर? Yes, ma'am. जी हाँ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वारंट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन नंबर 72 की तरफ, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 74 है। 72 आपको बोलता है वारंट टू हुम टू बी डायरेक्टेड। कभी भी वारंट ऑफ अरेस्ट, जब पुलिस ऑफिसर, जहां पर अगर मैं कहूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, जब कोर्ट वारंट इशू करती है तो इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी होता है। नो पुलिस ऑफिसर इमीडिएट अवेलेबल है तो डायरेक्ट एनी अदर पर्सन। देखो, पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में एक ही ऑफिसर होता है क्या? हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कोर्ट में बैठता है। कोर्ट उसको बोलती है कि तू वारंट एग्जीक्यूशन करा, यानी कि जो वारंट कोर्ट इशू करेगी उसका एग्जीक्यूशन का काम जो होता है, जैसे हम बजौनी कहते हैं, वो करता है ये पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस वारंट की एग्जीक्यूशन कराता है, यानी ये पुलिस ऑफिसर जो होता है उस अक्यूज को पकड़ के लेके आके कोर्ट के सामने खड़ा करता है।
ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अगर एक ऑफिसर नहीं है तो उसके बदले दूसरा ऑफिसर करेगा। ओके, क्लियर? यस मैम। चलो, 73 बोलता है आपको यहाँ पर, जो कि 75 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। जब देखो, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जब कोई वारंट निकालता है, जब उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई बंदा एस्केप हो जाता है, कन्विक्ट होता है, यानी कि समझो कन्विक्शन पर्सन या प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है, जिसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकलता है, तो इसमें क्या होता है ना, जब कोई ऑफेंडर को ऐसे लेके आ जाता है, तो इस पर्सन को देखो कंसर्न तो दिखाना पड़ेगा ना ये सब चीजों के अंदर। प्रोक्लेम ऑफेंडर का मैंने आपको क्या बताया था, विजय माल्या साहब का एग्जांपल लिया था कि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर होता है जब कोई भगोड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एस्केप यानी कि भाग जाने वाला बंदा, या फिर उसका कन्विक्शन होता है, यानी कि उसके खिलाफ कोई ऐसा जजमेंट होता है जिसमें उसको कन्विक्शन हो जाती है, यानी सजा, जिसे हम कन्विक्शन कहते हैं, जैसे 1 साल की, 2 साल की, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन। तो जो पर्सन होता है उसको एक्नॉलेज करवाना होता है कि वारंट को एग्जीक्यूशन कराने के टाइम पर जो भी पर्सन ऑफ अरेस्ट इसको इशू किया जाता है, उस प्रॉपर्टी पे या लैंड पर वो ये नहीं करा जा सकता, ठीक है, मतलब वो लैंड या अदर प्रॉपर्टी पे उसका चार्ज नहीं होता, वहां पे वो एंटर नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों ने तड़ी पार सुना होगा ना, तड़ी पार क्या होता है, कि यानी कि ये प्लेस में इन लोगों को आने की परमिशन नहीं दी जाती है, बाहर ठीक है। बस, बाहर क्या डालने सर? का, हाँ बाहर हाँ, डालने बार डालते हैं कोर्ट कि यू आर नॉट जिले सपोज टू एंटर दिस प्लेस। जिले से, ओके, सिटी से। yes, ma'am. यस, यस। तो जब कोई पर्सन अगेंस्ट ऐसा कोई वारंट ऑफ अरेस्ट निकलता है, तो वारंट का नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो भी होगा, उसको अरेस्ट करने के बाद में जो हम लोगों का सेक्शन 71 था, जो कि हमारा 73 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी विल बी टेकन, ऐसा काम उन्हें करना होता है कि कोर्ट क्या करती है, अगर पकड़ के भी लेके आते हैं तो उसमें नंबर ऑफ श्योरिटी डिसाइड करती है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर हम आपको छोड़ते हैं तो आपको क्या होना, गारंटर देना होता है, जैसे हम श्योरिटी कहते हैं। श्योरिटी क्या करेगा, बॉन्ड देगा। बॉन्ड का मतलब होता है लिखावटी में देता है कि सर अगर ये अक्यूज प्रेजेंट नहीं होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको जब चाहे आप बोलेंगे मैं उसको कोर्ट में प्रेजेंट रखूंगा। Yes. ओके, क्लियर? जी मैम। Yes, madam. 74 आपको बोलता है, जो कि 76 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट भी है ना, वो भी कर सकता है। समझो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कोई पर्सन की, तो जो पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट होगा वो करेगा, ठीक है। अगर समझो मेन पुलिस ऑफिसर नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि कोर्ट में एक पुलिस ऑफिसर बैठा होता है, उसे कोर्ट कहती है कि वारंट की एग्जीक्यूशन करा के आ, वो एब्सेंट है, तो उसके जगले पे जो भी कोई कंसर्न होगा उसको बोला जाएगा भाई तू कर, ठीक है। Yes. Yes. चलो, नाउ 75 आपका बोलता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। नोटिफिकेशन पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहता है ना, तो उसका सब्सटेंस जो होता है, देयर ऑफ, वो पर्सन बी अरेस्टेड इफ द रिक्वायर्ड टू शल शो हिम द वारंट, यानी आप बोले ना क्या है, मतलब आपको वो दिखाना चाहिए जो सब्सटेंस है, यानी कि ये देखो ये वारंट है, नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए आपको वारंट का, मतलब आप ऐसे भी किसी को पकड़ के नहीं लेके आ सकते ना, तो उसको वारंट दिखाना पड़ेगा ना, तो उसका वारंट क्यों निकला है उस चीज का जानकारी जो है आपको वारंट के थ्रू सामने वाले अक्यूज को देना पड़ता है, यानी कि उसको बताना पड़ता है कि वारंट क्या है के लिए, ठीक है। 76 जो है आप लोगों को बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, जो कि 78 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। आपको 76 ये बोल रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट, उस प्रोविजन में जो सेक्शन 71 में दिया गया था, जो कि हमारा सीआरपीसी है, तो उसका अननेसेसरी डिले करते हुए उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है विद इन 24 आवर्स, ठीक है। डिले शैल नॉट बी इन केस एक्सीड 24 आवर्स। जब कोई ऐसी एक्सक्लूसिव प्लेस होती है तो उनको क्या करना होता है, समझो वो लोग रोड पे है या कुछ ट्रैफिक का बात है, तो 24 आवर्स का एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर वारंट, अगर आप समझो आपको रात में पकड़ने आई है पुलिस, तो रात में आपको पूरी रात जेल में रखेगी, और सुबह जैसे होती है कोर्ट ओपन होता है, आपको कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस करना रहता है, Yes. ठीक है, Yes, ma'am. सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। चलो, 77 आपको बोलता है, जो कि 79 है, वह वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, यानी किसी भी इंडिया में जाकर आप वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हो ना, कौन सी भी जगह पे जाके, यस करा सकते हो, लेकिन उसमें क्या आपको एक मजिस्ट्रेट की हेल्प लगती है,
वो मैजिस्ट्रेट का आपको एक पुलिस ऑफिसर देता है जिसके थ्रू आप उस वारंट की एग्जीक्यूशन करा सकते हो, सिंपल। 78 बोलता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पूना का मैजिस्ट्रेट है उसको दिल्ली में कराना है तो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हो गया ना, ठीक है। Yes. तो इस चीज को लेकर क्या होता है कि जो जुरिस्डिक्शन होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिनके लोकल जुरिस्डिक्शन में उस वारंट की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। 78 से एक क्वेश्चन तो आप 100% एग्जाम में देखोगे, ठीक है। और कोर्ट जब वारंट इशू करती है उसका फॉरवर्ड किया जाएगा कि वारंट क्या है और उसका पर्टिकुलर्स क्या है, यानी कि किस वजह से वारंट निकाला गया है, उसका रीजन वारंट के ऊपर लिखा हुआ होता है, जिस चीज को आप सामने वाले अक्यूज्ड को दिखा के पकड़ के लेके आ सकते हैं। 79 नहीं तो बोलते हैं वारंट वारंट नहीं तो डायरेक्टेड यहीं से टू। एक ऑफिसर को भेजा जाता है, वो वहां के हाँ जी, ऑफिसर को कांटेक्ट करके ले पकड़ के आ सकता है। यस 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 यस, यानी पूना वाला दिल्ली के पास जाएगा, दिल्ली वाला उसको एक पकड़ के भी लेके आ सकता है। Yes. यस, वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर फॉर द एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। जब कोई वारंट एग्जीक्यूट करा रहा होता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, तो मैंने जैसे आपको कहा कि वहां का मैजिस्ट्रेट को पकड़ेंगे, मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर देगा, उस चीज के आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में वारंट की एग्जीक्यूशन वही पुलिस ऑफिसर करा के लेके आएगा कोर्ट में। ओके, क्लियर Yes, हो रहा है madam. ना? Yes, हाँ, ma'am. ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चलो अब सेक्शन नंबर 80 से जो आपका बनता है ना, ट्रांजिट रिमांड को लेकर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको 80 में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 80 सेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रांजिट रिमांड, यानी कि ऑफेंस की जुरिस्डिक्शन और पकड़ा द्वारा, समझो कोई और जुरिस्डिक्शन में पकड़ा गया है, दूसरे जुरिस्डिक्शन में पकड़ा गया है, तो वहां का मैजिस्ट्रेट उस जुरिस्डिक्शन में उसको फॉरवर्ड करेगा जिस जुरिस्डिक्शन में उस अक्यूज को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। उसे Yes. कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। यहां से आपका सेक्शन नंबर 80 जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड यानी कि ऑफेंस एक जुरिस्डिक्शन में पकड़ा, दूसरे जुरिस्डिक्शन में गया है, पकड़ा जाने के बाद में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर करेगा जिस जुरिस्डिक्शन में उस मैजिस्ट्रेट को उस अक्यूज को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है। वो किसी समझा? ऑफिसर पकड़ता है तो किसी ऑफिसर वो हम्म, पकड़ता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना जरूरी है। यस, कंपलसरी उसके है, परमिशन इसलिए के तो उसे बाद में ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। Yes, madam. ओके, Okay. समझ में आया आप सभी को? जी मैम। Yes. ओके, ठीक है। 80 से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। 81 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड ब्रॉड। जब कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई पर्सन को अरेस्ट करता है, अपीयर करता है कि भाई ये पर्सन, इसको कोर्ट में ये करना चाहिए, तो वो वारंट उसके कोर्ट में, यानी कि वहां पे उसको शिफ्ट किया जाएगा, यानी उसको भेजा जाएगा, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या फिर एसपी साहब क्या करेगा, कस्टडी में भेजेगा और डायरेक्शन देगा किसी को भी कि भाई आप इसको पकड़ के ये कर ले, ठीक है। यानी कि उसको जेल पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी होगी, किसकी किसकी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। यहां पर आपको प्रोविजो है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल लेके, श्योरिटी देके, बॉन्ड लेके, खत्म, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, ए और बी प्रोविजो जो है 81 से काफी टाइम पहले यहां से एक क्वेश्चन बना था, उसके बाद यहां से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अगर समझो बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस पे पुलिस क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाके वारंट का ये कैंसलेशन करा के और बेल बॉन्ड दे के, सिक्योरिटी दे के, खत्म हो जाएगा वहां का वहां मैटर, ठीक है। Yes. चलो, प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन ऑफ एब्सकॉन्डिंग। अगर कोई पर्सन एब्सकॉन्डिंग है तो जैसे मैंने आपको कहा था, रिटन प्रोक्लेमेशन ऐसा होगा कि लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी क्या किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन का मतलब वही होता है कि भगोड़ा जैसे भाग गया है तो उसका पर्सन का एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है मिल नहीं रहा है कहीं पर भी, है ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो इसको ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे, 82 के अंदर ढूंढोगे। 82 में अंदर में ढूंढने का मतलब होता है कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो 30 डेज की उसकी पब्लिकेशन उस लोकल न्यूज़पेपर में दी जाती है कि किसको भी मिले इसको लेकर कोर्ट के सामने आ जाना। गब्बर सिंह, याद रखना इस चीज को, ठीक है। या फिर क्या किया Okay. जाता है कि पब्लिकली उसके, उसका जो नाम होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, कोर्ट के बाहर इसका नाम चिपकाया जाएगा कि ये बंदा जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर है, या फिर ऐसी जगहों पर लेके जाएगा कि जहां पर आते जाते लोग उसके बारे में देख सकते हैं और जानकारी कोर्ट को भी दे सकते हैं, जानकारी पुलिस वालों को भी दे सकते हैं, ठीक नॉर्मली है। वो रेसिडेंट करता है ना, वो एरिया में टामटा मारते हैं।
हाँ, तो यही चीज है एक्चुअली जिसे हम लोग वंचित भगोड़ा भी कहते हैं चलिए 83 बोलता है अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि अगर पर्सन नहीं मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी जैसे बेचामाल भाग गया तो उसके बाद में उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ क्या किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अटैच करने के बाद उन लोगों को दी जाएगी जिन जिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जिनका जिनका पैसा बन रहा था, उनका क्लेम होता है कोर्ट के सामने, और उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी को ये किया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि सीपीसी को कहाँ बढ़ा जाता है सीआरपीसी के अंदर, तो ये वाला सेक्शन जो है आपको 75 और सीपीसी की याद दिलाएगा, क्योंकि जो भी अटैचमेंट करनी होती है वो कोर्ट रिसीवर करता है, और कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने के साथ साथ में कोर्ट रिसीवर एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद में कोर्ट को देता है और कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए। ओके ओके, चलो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ द टू अटैचमेंट। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट आपको 85 सॉरी 84 ये बोलता है कि कोई भी क्लेम डिसमिस कर दिया जाता है, यानी 1 साल का टाइम होता है कि आप आकर जो भी आपका क्लेम है, यानी कि आपकी भी प्रॉपर्टी उसमें बन रही थी, तो 1 साल का आपका टाइम दिया जाता है और 6 मंथ्स में अटैचमेंट करवाई जाती है। 1 साल के बाद अगर आप उठ के आते हो, बोलते हो कि मेरा था, तो कोर्ट बोलेगी भाग इधर से, अब तू कैसे आया है, नहीं तो भले ही समझो सामने वाला बंदा जिसका क्लेमेंट था वो मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आकर उसमें ऑब्जेक्शन उठाकर वो क्लेम कर सकता है। अगर ऐसा है तो कोर्ट उसके अंदर इंक्वायरी भी कर सकती है कि भाई ऑब्जेक्शन आया है तो रुकाया भी जा सकता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कोई भी पर्सन क्लेम करता है, ऑब्जेक्शन डिस अलाउ किया जाता है इन पार्ट, तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इंस्टीट्यूट करने के बाद में वो इन क्लेम के राइट्स का अलग से एक सूट फाइल कर सकता है। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस चीज को लेकर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिजेक्शन आप उसके अगेंस्ट अलग से सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 85 रिलीज ऑफ सेल और रिस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी। अगर समझो कि कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद रिस्टोर करवाया जा सकता है, तो अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट अगर ऐसी ऑब्जेक्शन आती है, तो यहाँ पर कोर्ट समझो अगर कोई गुड्स है जिसमें स्पीडी और नेचुरल डिके हो सकता है, तो उसको बेच के कोर्ट क्या करेगी, उसको बेच देगी, उसका पैसा रख देगी, और जब टाइम आएगा उस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी जब जब लगता होगा, ठीक है। 86 अपील फ्रॉम ऑर्डरिंग रिजेक्शन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन जो कि 85 के अंदर अगर कोई अग्रीव है और उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रही है सेल में, तो वो अपील कर सकता है और उस अपील को वहां से जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर समझो नेट प्रॉफिट ज्यादा है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर्सन को उस प्रॉपर्टी के अंदर पैसा मिलने वाला हो उसको ना मिले। तो उसके लिए एक रेमेडी होती है कि अगर उसका ऑर्डर उसमें भी अगेंस्ट चले गया, तो वो अपील में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवा सकता है, ठीक है, ठीक है। Yes, ठीक है, 86 87 88 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 89 भी नहीं, 90 भी नहीं, कम डायरेक्टली टू 91। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अ थिंग। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी समझो आप लोगों को बुलाया गया है कोर्ट से, तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समन्स भेज देना उतना इंपॉर्टेंट है, और समन्स आपको आ जाएगा, यानी कि आप डॉक्यूमेंट भेज देना जब भी कोर्ट या एनी ऑफिसर, जब पुलिस स्टेशन से ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन जो है जरूरी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको ऐसे किया जाएगा कि आप ना आए, लेकिन समन्स के थ्रू आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसे आप कोर्ट भेज दे, ठीक है। ओके ओके, जी मैम। yes, ma'am. ठीक है। 92 आपको बोलता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। जो भी लेटर्स एंड टेलीग्राम्स जो कोर्ट में आता है, कोई भी पार्सल आता है जो कि कोई चीज है और वो पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटीज के सामने थी ना, तो ऐसा ओपिनियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जब भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल करती है, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऐसा पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी डॉक्यूमेंट, तो वो डायरेक्शन जैसे दिएगा, यानी कि समझो कोई आया है पार्सल, तो उनको भी फोड़ने से पहले ना वो चीज की जानकारी लेनी पड़ती है, भाई ये क्या है, कैसा है और किस तरीके से आया है। ऐसे ही भी दो डॉक्यूमेंट फोड़ के वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इंडियन एविडेंस एक्ट नाम की भी कोई चीज होती है,
ठीक है। तो 139 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है, जैसे अगर आपने एक नोटिस भेजा एक लॉयर ने, तो वो लॉयर जो नोटिस भेजता है वो लीगल हो गया, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट को फोड़ने के लिए भी एक परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर। ओके। नाउ 93 बोलता है सर्च वारंट। सर्च वारंट में दो सर्च वारंट होते हैं, एक होता है जनरल सर्च और एक होता है स्पेशल सर्च। जनरल सर्च में किसी भी व्यक्ति किसी भी रूम में जाकर सर्च कर सकता है, ठीक है। स्पेशल सर्च के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है जो वो सर्च के टाइम पर फॉलो करनी होती है। पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ ऊपर से बताऊंगी। 94 सर्च ऑफ अ प्लेस ऑफ सस्पेक्टेड टू कंटेन द स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्ज डॉक्यूमेंट। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, फॉर्ज का मतलब क्या होता है, बनावटी है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या तो कोई कोई भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको अगर ऐसी कोई इंक्वायरी लगनी रहती है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है या वो सस्पेक्शन है कि ये स्टोलन है, चोरी की है, तो उस चीज को डिपॉजिट करने के लिए लगाते हैं कोर्ट के अंदर, सेल प्रोडक्शन की जाती है। और जो ऑफिसर, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि समझो कोई ऐसा ड्रग्स है ना, या कोई मैगजीन्स है जिसके अंदर ऑब्सीन वीडियोस वगैरह है या ऑब्सीन चीजें हैं, तो वो स्टोलन हो गई। तो वो सब चीजों की कोर्ट ने अगर ऐसा गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेरेशन दे दिया कि ये बिकनी नहीं चाहिए, उसके बाद भी बेची जा रही है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो होंगे उस स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करने के सामने कोर्ट में लेके आएंगे और उस अक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, इस रीजन की वजह से, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज स्टोलन और forged and recommended by the government not to use the property or not to use this kind of magazine or anything for the purpose of it। तो इवन इफ अगर आप वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या फिर आप उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड एज एन अक्यूज एंड यू विल बी फाइंड और यू विल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस थिंग। ओके। ओके, समझा? स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट। Yes, ma'am. 95 बोलता है पावर टू डिक्लेयर पब्लिकेशन फोरफिटेड एंड इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। कोई भी ऐसे आर्टिकल्स है, नॉवेल्स है, तो उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पब्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपका पनिशमेंट 124 ए, 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 ए ऑफ आईपीसी के अंदर, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कॉपीज को बेचने के लिए डिक्लेरेशन दे दिया कि ये न्यूज़पेपर आज के बाद नहीं बिकेगा, ये डॉक्यूमेंट आज के बाद नहीं बिकेगा, ऐसा बुक नॉवल नहीं बेचेगा, आप उसके बाद भी अगर करते हैं तो आपको इन इन सेक्शंस के अंदर पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट एकदम तैयार रहेगी। ओके। ओके। जी मैम। 96 बोलता है एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट टू सेटिस्फाई द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर। अगर कोई ऐसा है कि कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर बुक में या अदर कोई डॉक्यूमेंट में डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर का ऑर्डर करेगी, तो विद इन 2 मंथ्स, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेरेशन दे देगी, अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इस चीज को सेटिस्फाई करेगी और डिक्लेयर करेगी कि ये जो ग्राउंड है न्यूज़पेपर को इशू करने का, बुक को या कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो उसकी डिक्लेरेशन में ऐसा चीज कंटेन होना चाहिए। और हाई कोर्ट के 3 जजेस को अगर लगता है कि यस दिस इज एन ऑब्सीन और यहाँ पर गवर्नमेंट ने मना किया है, और उसके बाद में अगर कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को रिवर्स और सेटिस्फाइड कर सकती है। 97 बोलता है सर्च ऑफ अ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। यहां पर मैंने आपको बताया था हर्बियस कॉर्पस, इस सेक्शन को मिनी हर्बियस कॉर्पस भी बोला जाता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले जो है यहाँ पर सुन ले कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस में वारंट इशू करता है, यानी कि आप किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके नहीं बैठ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लड़का और लड़की जब भाग जाते हैं तो उसको कन्फाइन नहीं कर सकते, लड़की को पकड़ के रखा नहीं जा सकता है। ठीक है। पावर टू कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स, जिसको मैंने कहा था किडनैप करके अगर ऐसा कोई भी जो लेडी है जो 18 ईयर्स की है या फीमेल है, तो उन लोगों को दिया जाएगा, जैसे उसके गार्डियन हो गए, उसके हस्बैंड हो गए, उसके पेरेंट हो गए, या जिसको भी उनको लॉफुल कस्टडी में दिया ना जाना चाहिए, तो कोर्ट उन लोगों को उन कस्टडी में उनको वापस कर सकती है। 99 बोलता है डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट, यानी कि आपने जो सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 में सर्च वारंट के बारे में पढ़ा, उसी के अंदर ऐसा सर्च वारंट अभी भी आपने 93 में देखा, 94 में देखा, फिर 95 में देखा,
फिर 97 में देखा जो आप लोगों को सर्च वारंट की बात करते हैं, तो जिसके जनरल प्रोविजंस आप सेक्शन नंबर 99 में देखते हैं। 100 बोलता है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। अभी मैंने आप लोगों को पर्दाशील महिला का बताया था, क्लोज प्लेस के बारे में बताया था, बॉडी पर कुछ हो, विटनेस बनेंगे, लिस्ट सिग्नेचर किया जाएगा, फिर कॉपी ऑफ जो भी फैमिली होगी उनका सिग्नेचर लिया जाएगा, कोई भी जो भी अटैचमेंट किए हैं यानी उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। अगर कोई विटनेस इस चीजों को निग्लेक्ट करता है तो 187 में भाई उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था। 101 आपको बोलता है डिस्पोजल ऑफ अ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। अगर उस जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट में नहीं तो उस जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट में भेज देंगे जहां पर वहां पर वो चीजों की जरूरत होगी, यानी कि वो मैजिस्ट्रेट के पास अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगी उस चीज को ये करने के लिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्लियर है। उसके बाद में आप देखो कि 101 के बाद इन्होंने ये डिलीट कर दिया, कौन सा, पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिलीट कर दिया। देखो सेक्शन नंबर 102 को इन्होंने ये कर दिया है, निकालो तो 102 क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 104 क्या है, मतलब उनको डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी आपको 102, अब उसको पढ़ेंगे आप 106 के अंदर। किसी भी पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर्टी सीज करने का जब कोई ऐसा लगे कि शक वाली प्रॉपर्टी है, चोरी वाली प्रॉपर्टी है, सस्पिशियन है, तो ऑफेंस कमीशन के टाइम पर ऐसे लगता है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट होगा वो सीज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अपने ताबे में ले सकता है, अपने पास रख सकता है। तो एवरी पुलिस ऑफिसर जब ये सीज करता है तो उसका मुद्दामाल बना के उस मैजिस्ट्रेट को जाता है, दिया जाता है, जिस मैजिस्ट्रेट को उस प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद में उस पे पनिशमेंट सुनाने का ये रहता है। ठीक है, ठीक है। जी मैम। Yes, ma'am. अटैचमेंट ऑफ फोरफीचर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये बता दिया मैंने आपको। 103 मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द सर्च इन इज प्रेजेंट। अभी कभी कभी क्या होता है ना, जो मैजिस्ट्रेट होता है ना अपने प्रेजेंस में सर्च कराता है, यानी कि देखो आपको पता है ना, एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट खुद जाके वो एक्सीडेंट स्पॉट लोकेशन पे जाकर पूरी चीजें देख के आता है कि यहाँ से गाड़ी आई होगी। कभी कभी, हाँ ऐसे हर इसमें नहीं होता है, जब मैजिस्ट्रेट यहाँ पर ऐसे लगता है कि नहीं इस सर्कमस्टेंसेस में एक्सीडेंट जो यहाँ पे डिफेंस लिया जा रहा है वो गलत है, तो उस टाइम पर कोर्ट को अगर ऐसे लगता है तो वो जाकर स्पॉट पंचनामा यानी विजिट उस लोकेशन पे जाके करके सब चीजों को देख के आ सकता है। तो यहाँ पर भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो उसके प्रेजेंस में सर्च करना चाहिए, तो कोई ऐसा कोई बड़ा मर्डर केस हुआ है तो उसमें जाकर वो सर्च वारंट के यहाँ ऐसे लगता है तो वो भी कर सकता है। यानी कि मैजिस्ट्रेट में इन हिज प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उनके प्रेजेंस में सर्च करने की डायरेक्शन ये मैजिस्ट्रेट देते हैं और मैजिस्ट्रेट साहब खुद जाके उसके खुद के प्रेजेंस में सर्च की चीजों को करवाते हैं। ठीक है ना। पावर टू इम्पाउंड द डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। इम्पाउंड का मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करना यानी कि अपने ताबे में रखता है, यानी कि आपका केस भी जब्त निपट जाने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट आपको कभी भी लाइफ में वापस नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि कोर्ट ने क्या होता है उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड किया होता है। इम्पाउंड का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट आज से कोर्ट का डॉक्यूमेंट कहलाएगा। आपके पास था, आपको क्या करना है, कोर्ट को देना है, कोर्ट अपने पास रखेगा और उसके बाद में कोर्ट जो चाहे उस डॉक्यूमेंट के साथ में कर सकता है। ठीक है, ओके। जी मैम। यानी जज ले लेता है वो डॉक्यूमेंट, ऐसे समझ के चलो, मैं स्टूपिड लैंग्वेज में बताऊं आपको तो। ठीक है, ठीक है। 105 जो है ना, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ऑफ रिगार्डिंग द प्रोसेस, ये समन्स और वारंट को लेकर ही है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, कुछ ये नहीं है उसमें, समन वारंट के बारे में ही आप लोगों को बताया गया है जो मैं आपको बोल रही थी। ठीक है, ओके। जी मैम। अब 105 से तो मैं ऑलरेडी उस दिन ही पढ़ाया है, तो अब मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट आप लोगों को 100 एंड कौन सा सेक्शन था, 106 ना, 106 ना, ये तो मैं आप लोगों को बोल चुकी थी, पढ़ो 106 ना, 105 पावर का ऑफ पूरा पुलिस ये। ऑफिस सर। हाँ ठीक है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, जैसे आप चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे लास्ट बार।
देखो यहाँ पर है ना, मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो 106 से लेकर अपना जो 124 तक आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ जाएगा। देखो, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन द, अभी देखो कौन सिक्योरिटी किसको बोला जाता है, कोर्ट किसको बोलती है सिक्योरिटी रखने के लिए? कोर्ट उन अक्यूज्ड को बोलती है जो कि खतरनाक होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, जो हो सकता है कि हम हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 106 से 124 का जो एक ये चार्ट बना हुआ है, उसके बाद आप प्रोसीजर देखते हो, आप इंक्वायरी देखते हो, पावर क्या है कोर्ट का, ये आप 106 से लेके 124 तक पढ़ते हैं। देखो, 106 और 124 तक लेकर आप बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। देखो ये सेक्शन के अंदर क्यों, व्हाई, व्हेन और whom और किस लिए डायरेक्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखे, क्रांति करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर व्हाई, व्हेन, whom, फॉर डायरेक्शन जो दिया जाता है, फॉर व्हाट ड्यूरेशन आपको शांति बनाए रखनी होती है, इस चीज को आप 106 से पढ़ते हैं। खतरनाक लोगों से। खतरनाक लोगों को ही बोला जाता है ना कि शांति Yes, बनाए रखने के yes, लिए। yes, तो 106 आपको कन्विक्शन के बारे में बोलता है, व्हाई व्हाट डू, देखो यहां से ना आप है ना इस पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। 106 आपको बोलता है कन्विक्शन, 107 आपको बोलता है धैर्य बनाए रखना, yes. जिसे हम कहते हैं पीस, पीस, पीस है ना, पीस। ओम नमः शिवाय, शांति, ये आपका बोलता है 107। फिर 108 आप लोगों को सेडिशियस के बारे में बोलता है। Yes. सेडिशियस का मतलब है वो राजद्रोह करते हैं आप गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं इसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, बगावत पे आ जाते हैं, हाय हाय गवर्नमेंट का ऐसा हो वैसा हो, फलाना फलाना फलाना। दैट इज टेलिंग यू अबाउट 108 जो आपको Yes. सेडिशियस के बारे में बोलता है। तो पहले कन्विक्शन, फिर शांति बनाए रखे, नहीं तो राजद्रोह करने के लिए आपको जो अगर आप उसमें सस्पेक्टेड निकलते हो तो रुक जा, फिर तू तो कहीं का नहीं बचेगा। कि अगर कोर्ट को लगता है कि तू ही था वो जो राजद्रोह कर रहा था, देशद्रोह कर रहा था, देश विद्रोह कर रहा था, जैसे आप पढ़ेंगे 109 में, उसके मैडम बाद आप पढ़ेंगे मैडम 110 के में। जो फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, परफेक्ट। उनको उसके सेडिशियस। उसी वजह से उन लोगों को 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहा जाता है। यस। 110 में आप पढ़ते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। फिर 111 में ऑर्डर इन राइटिंग। नो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर इन राइटिंग? ऑर्डर इन राइटिंग का मतलब होता है कि कोर्ट इस तरीके का ऑर्डर करता है कि भाई उस चीज का नोटिस निकाला जाता है कि तुम इतने टाइम का बॉन्ड दे दे, इतने टाइम की श्योरिटी दे ले, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तो हम बर्बाद करके रहेंगे। ठीक है, ऐसा ऑर्डर निकालता है। तो आप जो है इसके बाद पढ़ेंगे प्रोसीजर। 112 से लेकर 115 आपको प्रोसीजर के बारे में बताता है। 112 बोलता है प्रेजेंट आप, 113 बोलता है एब्सेंट आप, 113 बोलता है एब्सेंट आप, 114 बोलता है अब तो तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर करके रहूंगा, 115 बोलता है पावर है मेरे पास, अटेंडेंस को भी आप लोगों को डिस्पेंस कर सकता हूं, यानी कि मत आना कोर्ट, हम तुझे माफ करते हैं। क्यों? 112 में सर प्रेजेंट था, 113 में क्यों एब्सेंट था, मैं तेरे खिलाफ ऑर्डर करता हूँ 114 में, 115 में सर मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हमेशा के लिए, मैं कोर्ट नहीं आ सकता हूँ। कि ठीक है, तुम्हारे को माफी देते हुए डिस्पेंस करते हैं आपकी अटेंडेंस को। समझा? 112, 13, 14, 15। यस। यस मैडम। पता नहीं आप तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन सर इनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैं तो एक स्टोरी वे में बता रही हूँ जैसे कि इन लोगों को याद रहे। जस्ट अ मिनट। Yes, ma'am.
बोलिए अब, सॉरी, हाँ मेरा बीच में कॉल आ गया था, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, समझ रहा है? यस मैडम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. हाँ मैं जी आपको मैम। इसलिए स्टोरी फॉर्मेट में बोल रही हूँ कि जैसे आप लोगों को याद तो होना चाहिए कम से कम आपने क्या पढ़ा था, तो वहां पे जी आप ढूंढेंगे नहीं बैठ के कि ये यहाँ पे क्या है, वो वहां पे क्या है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना 106 से लेके थोड़ी सी एक आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, 106 पे लेके जा रही हूँ वापस से। 106 आपको बोलता है कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, यानी कि कोई भी ऑफेंस करने के बाद में आपको कोर्ट बोलती है कि कन्विक्शन दे दो। कन्विक्शन देती है, यानी सॉरी, कोर्ट आपको कन्विक्शन देती है, सजा देती है। सजा देने के बाद में आपको 106 के अंदर आपको अबेट किया जाता है कि ठीक है छोड़ते हैं। उसके बाद में आपको क्या होता है, एक बॉन्ड साइन करने देना होता है जिसके अंदर जो श्योरिटी होता है वो एक साइन करके देता है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर कौन कर सकता है? 106 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है क्या? यस मैडम। यस, वेरी गुड। 106 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को फुल पावर होता है। ओके, ओके। 6 और और 7 यहाँ पर आपका पनिशमेंट जो भी होगा, तो टाइम लिमिट जो होगा वो 3 इयर्स के लिए आपको एग्जीक्यूट करके देना होगा कि 3 साल तक मैं शांति बनाए रखूंगा। 3 ओके। साल और आउटस्टोरिटी शांति अगर आउटस्टोरिटी आप भंग करते हो हाँ तो आप उसको लेकर आप अपील में भी जा सकते हो, कन्विक्शन को भी सेटिस्फाइड करवा सकते हो, पावर भी है, और रिवीजन के भी पावर्स 106 में दिए गए हैं। तो 106 में आप पढ़ेंगे 3 साल की पनिशमेंट, 3 साल का आपको बॉन्ड देना होता है, और वो कन्विक्शन जो है उसको सेटिस्फाइड करवाया जा सकता है। इन अपील अगर आपका वो आप रखते हैं तो उसके बाद वो बॉन्ड जो है वो वॉइड हो जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर होता है इसको देने के लिए। और ठीक है। श्योरिटी कंपलसरी। श्योरिटी वही हो गया ना, दैट्स यानी कि कंपलसरी। जो भी पर्सन होगा उसको बॉन्ड देना पड़ता है विथ इफेक्ट ऑफ श्योरिटी, कंपलसरी है इसके अंदर। ओके। 107 आपको बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। तो अगर पीस रखते हैं तो ठीक है, अगर आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करते हैं या कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं या पीस को आप ये करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, आपको 1 साल का बॉन्ड देना पड़ता है। ठीक है। टाइम पीरियड होगा 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, तो पहले के टाइम में 3 साल, 107 में 1 साल। ठीक है। फिर 108 आपको क्या बोलता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डेसिमेंटिंग सीरियस मैटर्स। सीरियस मैटर्स का मतलब होता है जो आप देशद्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है कि क्या पहले आपने ऐसी कोई कोशिश करी है 124A में कि गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना, या आप उसमें द्रोह करना या ये करना, तो या किसी की रिलीजियस फीलिंग को आपने उसमें ऐसा किया, या पॉर्न वीडियोस जो होते हैं आप लोगों को पता होगा, ऐसी कोई पब्लिकेशन करी है, तो यहाँ पर ऐसे मैटर्स को जब जज लेते हैं, उनको लगता है नहीं है, तो उसमें आपको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। अगर नहीं तो इन चीजों के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, आपका 1 ईयर का बॉन्ड लिया जाता है कि आप इन फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे, और आपको ये वारंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, इस चीज की मैजिस्ट्रेट ओपिनियन बनाता है। और मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है तो वो पर्सन को बोलता है भाई तू बता कि हम तेरे खिलाफ एग्जीक्यूट और बॉन्ड क्यों ना करें। तो आपको श्योरिटी के कोर्ट क्या करती है, विथ या विदाउट श्योरिटी आपको एक गुड बिहेवियर बॉन्ड साइन कराती है, जो को आपको 1 साल तक मैजिस्ट्रेट आपके ऊपर नजरदारी रखते हैं। अगर आपने वो मैजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर करने के अगेंस्ट कुछ किया, तो आपको उस एक्शन में भी, जैसे मैंने कहा, कि कन्विक्शन कोर्ट कर सकता है। ठीक है। यस यस मैडम। यस मैम। ओके, चलो। 109 बोलता है सिक्योरिटी फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बताता है ना। हैबिचुअल ऑफेंडर यानी कि कोई भी मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है कि उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कोई रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, कोई थेफ्ट किया है, कोई फॉर्जर है। हाँ जी सर। मैडम 110 हैबिचुअल ऑफेंडर्स, 109 हाँ सस्पेक्टेड पर्सन। हाँ, अच्छा 109 रह गया सस्पेक्टेड, ओके सॉरी हाँ सॉरी। हाँ हाँ, 109 सस्पेक्टेड, तो मैं शायद बोलते बोलते बोलती गई होगी। करेक्ट 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 कलंदर साहब। 109, क्योंकि हमको कैसे वो याद हो गया ना, तो वो फ्लूक में बोल दिया होगा मैंने।
109 आपको बोलता है सस्पेक्टेड पर्सन आता है तो कोई पर्सन समझो कोई फिशी है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल का उनसे वारंट विथ या विदाउट श्योरिटीज लेकर और उसके ऊपर मैटर के ऊपर कॉग्निजेंस खुद ले सकते हैं। समझो खुद को कोई छुपा रहा है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है? आपने अपने आप को छुपा के रखा है किधर, Yes. ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि ये पर्सन जो है अपने आप को कंसील कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे बॉन्ड ले सकता है 1 साल का। आपको बोलता है कि लिख के दे कि तू अपने आप को छुपाएगा नहीं या ये करेगा नहीं वरना हम तुझे इस चीज का 1 साल का एक बॉन्ड या मजिस्ट्रेट जैसे ठीक समझे उनको एक बॉन्ड साइन कराते हैं और 1 साल के लिए उन्हें उन चीज के ऊपर शांति बनाए रखनी पड़ती है। ओके, Yes. वेरी सिंपल। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना कितने साल के लिए कौन बनाता है बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। Yes. ठीक है। 106 में 110 में 3 साल, 7, 8, 9 1 साल, यस 7 8 6 9 में कंप- यस हाँ, यस 6 में 6 में 3 कंपल्सरी 7 में 1 8 में 1 9 में 3 10 में 1 ऐसे करके मैं आपको ये बता दूंगी। Yes, ma'am. ये भी मैम 9 बताऊंगी में कि 1 कौन ना सा मैम, 9 में 1 ना। 9 9 में में 1 हाँ 10 में 10 10 में में 3 10 में 3 3 वो बोला ना 6 में 3 7 में 1 8 में 1 9 में 1 10 में 3 बस इतना ही है, इतना फर्स्ट ही में है। दूसरे एक में काम करो आप लोग इसको रीड करके आओ। Yes. करें हम। रीड करेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तो भी समझेगा कि भाई क्या है ये। करें परसों ही करोगे? बोले थे रीड करने के लिए। मैं बोला था लेकिन मुझे नहीं लगता है किसने किया रहेगा साहब।